नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर बस्ती से। दरअसल पीडब्ल्यूडी विभाग में भ्रष्टाचार बचा है। सरकार के खिलाफ अपने ही विधायक ने मोर्चा खोल दिया। प्रमुख सचिव विभागाध्यक्ष से की थी शिकायत, नहीं हुई कोई कार्रवाई। भ्रष्टाचार की शिकायत को लेकर बीजेपी विधायक संजय जायसवाल हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर की जनहित याचिका, विधायक संजय जायसवाल की जनहित याचिका पर सुनवाई होनी है। चीफ इंजीनियर बस्ती और पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष आर सिंह को विधायक ने पार्टी बनाया है। करोड़ों के टेंडर में भ्रष्टाचार के साक्ष्यों के साथ होगी याचिका पर सुनवाई। पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ हल्ला बोलने वाले संजय प्रताप जायसवाल रुधौली से विधायक हैं। रुधौली से विधायक हैं संजय प्रताप जायसवाल, जिन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ में हल्ला बोलना शुरू कर दिया है, या यूं कह लीजिए कि मोर्चा खोल दिया है। और इस भ्रष्टाचार में संलिप्त सभी के खिलाफ में सबूतों के साथ कोर्ट पहुंच गए हैं। लोक निर्माण विभाग में क्या सिर्फ लोचा ही लोचा है? प्रमुख सचिव विभागाध्यक्ष से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यूपी के पीडब्ल्यूडी में 1 से 2 का 4 चल रहा है क्या? लोक या लोचा निर्माण विभाग, क्योंकि इतने लोचे हैं पीडब्ल्यूडी का, ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह की मिलावट नजर आई हो, या यूं कह लीजिए कि भ्रष्टाचार नजर आया हो। और इस बीच देखिए, फैजाबाद मंडल का भी कोई हाल जुदा नहीं है। पीडब्ल्यूडी विभाग में भ्रष्टाचार का दीमक यहां भी लग चुका है। करोड़ों रुपए के टेंडर को लेकर दहशत फैली है। सुल्तानपुर में निकाले गए टेंडर को लेकर दहशत है। अधिकारी कह रहे हैं कि करोड़ों का काम, आफत में जान। विवाद को लेकर 3 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स ने मेडिकल छुट्टी ले ली है। महीने भर की छुट्टी पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर धर्मेंद्र कुमार अहिरवार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रविकांत रजक को साथ ही साथ प्रांतीय खंड का चार्ज दिया गया है। रविकांत रजक भी ऊपरी और स्थानीय दबाव नहीं झेल पाए। 3 दिन के भीतर ही रजक ने भी मेडिकल छुट्टी ले ली। पीडब्ल्यूडी विभाग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विहीन हो चुका है। टेंडर मैनेजमेंट को लेकर लखनऊ से सुल्तानपुर तक अधिकारियों पर दबाव है। और देखिए, उत्तर प्रदेश पीडब्ल्यूडी में पहले भी, इससे पहले कई लोचे सामने आ चुके हैं। बस्ती देवरिया में कागजों पर बन गई थी 200 सड़कें बनाकर करोड़ों का भुगतान किया गया था। लगभग 50 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया था। बस्ती में करीब 40 करोड़ की धनराशि डाइवर्ट की गई। 600 फर्जी सप्लाई ऑर्डर्स बनाकर 6 करोड़ का भुगतान हुआ था। यह कोई पहला मामला नहीं है जब इतने लोचे रहे हों पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर। 50 करोड़ रुपए का चूना इससे पहले भी लगभग लगाया जा चुका है। बस्ती में ही करीब 40 करोड़ की जो धनराशि है उसका डायवर्जन किया गया था। 600 फर्जी सप्लाई ऑर्डर्स बनाकर 6 करोड़ का भुगतान हुआ था। ये देखिए, इससे पहले भी न्यूज वन इंडिया क्योंकि लगातार इस तरह के कई खुलासे कर चुका है। ये पिछले साल हमने आपको पूरा का पूरा वाकया दिखाया था कि किस तरीके से 200 सड़कें सिर्फ और सिर्फ कागजों पर बन जाती हैं। 200 सड़कें बनाकर करोड़ों का भुगतान कर लिया गया था। आमतौर पर जनहितैषी न जाने ऐसे कितने ही मुद्दों को न्यूज वन इंडिया, जो कि आपका अपना चैनल है, जो हमेशा से ही आपकी आवाज बनता रहा है, वो ऐसे मुद्दों को उठाता रहा। और ऐसे मुद्दों को ना हमने सिर्फ उठाया, बल्कि हम अंजाम तक भी पहुंचाने में कामयाब रहे। और ऐसे ही न जाने कितनी ही परतें हमने खोली, जिसके बाद अधिकारियों पर गाज भी गिरी। और एक बार फिर से ऐसी तस्वीर सामने आने के बाद में पूछता है न्यूज वन इंडिया, पीडब्ल्यूडी विभाग में किसने मचा रखा है भ्रष्टाचार? सवाल नंबर 1 जो पूछता है न्यूज वन इंडिया। सवाल नंबर 2 जो हम पूछते हैं वो ये, पीडब्ल्यूडी विभाग में भ्रष्टाचार के काले खेल का विलन आखिरकार है कौन? तीसरा सवाल जो पूछता है न्यूज वन इंडिया, विधायक ने क्यों खोला अपनी ही सरकार के खिलाफ में मोर्चा? चौथा सवाल जो पूछता है न्यूज वन इंडिया, शिकायत और साक्ष्यों के बाद भी आखिर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या हर मामले में न्यायपालिका को ही शामिल करने से हल निकलेगा? एक और सवाल जो पूछता है न्यूज वन इंडिया, करोड़ों का काम, आफत में क्यों जान? कौन बना रहा है पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स पर दबाव? एक और सवाल जो पूछता है न्यूज वन इंडिया, टेंडर को लेकर दहशत में आखिरकार पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स क्यों हैं? अधिकारियों पर दबाव बना कौन रहा है? लोक निर्माण विभाग लोचा निर्माण विभाग बन चुका है क्या? जो तस्वीरें बार बार सामने आती हैं। एक और बड़ा सवाल देखिए, सबसे पहला सवाल जो और ज्यादा अहम हो जाता है पूछना, वो ये कि आखिरकार अधिकारियों पर दबाव बना कौन रहा है? क्या लोक निर्माण विभाग अब लोचा निर्माण विभाग बन चुका है?
11वां सवाल जो पूछते हैं हम, क्या लोक निर्माण विभाग में चल रहा है 1 2 का 4? पीडब्ल्यूडी विभाग में भ्रष्टाचार का दीमक आखिरकार क्यों लगा? क्यों विभाग के बड़े जो इस वक्त नाम है वो मौन है? क्यों क्यों खामोश हैं? जवाब क्यों नहीं देते हैं इन तमाम भ्रष्टाचारों के मामलों को लेकर? कौन है जो अधिकारियों पर दबाव बनाता है? आखिरकार ये पूरा का पूरा गड़बड़ झाला है क्या? कौन चला रहा है, कौन कर रहा है ये पूरा गड़बड़ झाला? देखिए, पीडब्ल्यूडी में पहले भी इस तरह का लोचा हो चुका है। हमने कई सवाल पूछे, हमने पूछा कि आखिरकार गड़बड़ झाला क्या है, केशव की मेहनत पर पानी फेरने वाले आखिरकार ये अधिकारी कौन है? बस्ती देवरिया में कागजों पर 200 सड़कें बन गई थी, आखिर कब इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो सिर्फ कागजों पर काम दिखाते हैं, जमीनी हकीकत इनकी शून्य होती है? अधिकारी क्यों कर रहे हैं लोक निर्माण विभाग को बदनाम? क्यों बार बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो पीडब्ल्यूडी विभाग को बदनाम करती है? क्या उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी खौफ अधिकारियों को नहीं है? एक और बड़ा सवाल, केशव की मेहनत पर पानी फेरने वाले आखिर ये अधिकारी हैं कौन? क्योंकि देखिए, लगातार ये पूरा का पूरा महकमा वो देख रहे हैं, इस बीच इतना बड़ा महकमा, इतने बड़े कारनामे जो कि बार बार फजीहत कराते हैं, भ्रष्टाचार की दीमक बार बार इस विभाग को खोखला कर रही है। एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ में जुड़ गए अवनीश, और असिस्टेंट एडिटर आलोक भी जुड़ गए हमारे साथ में। दोनों की तरफ एक बार रुक करेंगे, लेकिन पहले एक बार अवनीश का हम रुक कर लेते हैं। अवनीश, क्योंकि आपने इस पूरे महकमे को करीब से देखा है और किस तरीके से भ्रष्टाचार रूपी दीमक इस विभाग को खोखला कर रहा है, अधिकारियों पर किस तरह दबाव है, टेंडर के नाम पर कैसे अपनी जेबें भरी जाती हैं, ये सब कुछ आपने देखा है। और ये पूरा का पूरा वाकया हम अपनी जनता को लगातार बताने की हर बार कोशिश करते हैं, वो चाहे पिछले साल की बात हो या फिर इस साल की बात हो। नहीं, देखिए, ये जो प्रकरण है इसमें बहुत साफ तरीके से बात समझनी होगी कि जो बस्ती में लोक निर्माण विभाग के अंदर कामकाज हो रहा है या जो अधिकारी वहां पर तैनात हैं, उसमें भ्रष्टाचार कितना व्याप्त है कि पिछले साल भी ये शिकायत आई थी और सैकड़ों सड़कों में, जिसमें चाहे उनको जो है इनको क्षति पहुंची थी, उनको ठीक करने का काम था या उनके जीर्णोद्धार का काम था या उनके चौड़ीकरण का काम था, इन तमाम कार्यों के लिए बजट आवंटित हुआ था। देवरिया और बस्ती, ये 2 जिले रहे जहां पर 200 ऐसी सड़कें कागज पर बना दी गई, यानी उनको इस तरीके से मेंटेनेंस किया गया जो केवल कागजों पर रहा और पैसों की बंदरबाट अधिकारियों ने आपस में कर ली। इस मामले की शिकायत पहले न्यूज वन इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय और डिप्टी सीएम के कार्यालय तक पहुंची, इसके बाद कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जिस मामले में संजय जायसवाल हाईकोर्ट पहुंचे और हाईकोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई भी है, वो मामला बेहद अहम इसलिए है कि इस पूरे मामले के अंदर जो विधायक हैं वो बार बार इस बात के आरोप लगा रहे हैं कि कुछ ठेके जो स्थानीय स्तर पर दिए गए, एक सिंडिकेट बना करके वहां पर कुछ ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह की कोशिश की गई। अब ये आरोप है विधायक का भी, और न सिर्फ एक विधायक का बल्कि उस जिले से आने वाले 3-4 विधायकों और वहां के स्थानीय सांसद हरीश द्विवेदी ने भी आरोप लगाया है। हमारे पास वो चिट्ठी है जिसमें हरीश द्विवेदी ने भी इन्हीं तमाम मुद्दों पर आरोप लगाते हुए खुद जो उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के छोटी यानी एनसी है RR सिंह, उनको पत्र लिखते हुए ये कहा है कि ये तमाम सारे मामले हैं जिनमें यहाँ के स्थानीय अधिकारियों ने गलत तरीके से टेंडर कुछ खास सिंडिकेट के लोगों को आवंटित किया है। उसी मामले की शिकायत पहले प्रमुख सचिव को भी हुई, डिप्टी सीएम को भी हुई, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री कार्यालय को भी शिकायत इस संबंध में की गई, लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई है तब आप इस व्यक्ति से बात कर। अवनीश, आपके पास वापस लौटते हैं हम। आलोक भी लगातार बने हैं। आलोक, बड़े अधिकारियों तक तमाम ये पूरा मामला पहुंचता है और ये कोई पहला वाकया नहीं है जब इस तरीके से लोक निर्माण विभाग के अंदर ये पूरा का पूरा घोटाला चल रहा हो या फिर जिस तरीके से भ्रष्टाचार यहाँ पर बार बार पनपता और ये विभाग अब सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारियों के नाम से ही जाना जाता है। अच्छी बातें कम और आमतौर पर भ्रष्टाचारियों की या भ्रष्टाचार की बातें ज्यादा उभर कर सामने आती है। इस बार बस्ती का ये पूरा वाकया भी यही ठीक कर कह रहा है। और सबसे खास बात यह है कि खुद संजय जायसवाल जिस तरीके से अपनी ही सरकार के खिलाफ में मोर्चा खोल चुके हैं भ्रष्टाचार के नाम पर, यह भी एक चिंता का विषय भी है कि कोई सुनता नहीं, इसलिए कोर्ट तक का रुख करना पड़ रहा है अब एक विधायक को।
जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से सत्ताधारी दल के विधायक ने पत्र लिखा, प्रमुख सचिव को लिखा, विभागीय मुखिया जो एचओडी हैं, एनसी हैं, पीडब्ल्यूडी को, उनको लिखा, मुख्यमंत्री को लिखा, तो निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल है कि आखिर जो पार्टी सरकार में है उसी पार्टी के विधायक को पत्र लिखना पड़ रहा है, शिकायत करनी पड़ रही है, और जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो वो विधायक जो है हाईकोर्ट जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए कि भी जो है असहज करने वाली स्थिति, और सिस्टम पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि जब विधायक की ही नहीं सुनवाई हो रही है, विधायक की शिकायतों पर ही अधिकारी मौन है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आम जनता का क्या होगा? क्योंकि भ्रष्टाचार एक बड़ा मामला है। और अगर बात करें पीडब्ल्यूडी की, तो वहां लगातार एक ऐसे सिंडिकेट हैं जो पूरी तरह से हावी हैं, पूरी तरह से अपने हिसाब से टेंडर मैनेज कराते हैं, टेंडर निकालते हैं, उनके हिसाब से पूरा टेंडर मैनेज होता है, पूल होता है, और जिसको वो चाहते हैं उसको मिलता है। तो जाहिर सी बात है कमीशन का एक बड़ा खेल है। और जहां तक बात अगर हम करें बस्ती की, तो बस्ती में लगातार घोटाले होते रहे। न्यूज़ वन इंडिया ने भी प्रमुखता से कुछ समय पहले खबर दिखाई थी। और अगर बताऊं, मैं बताना चाहूंगा कि 2017-18, 2018-19 में जो है यूपी पीडब्ल्यूडी में जो फंड जारी किया गया खासकर बस्ती जिले के लिए, उसमें लगभग 300 करोड़ का घोटाला हुआ था, जिस पर जो है जांच हुई। कमिश्नर ने जांच की, अधीक्षण अभियंता ने जांच की, लेकिन जांच के बाद जो है कार्रवाई नहीं हुई, और जिसकी वजह से वहां भ्रष्टाचार लगातार चरम पे रहा। तमाम ऐसी सड़कें हैं, 30 से ज्यादा सड़कें जो सिर्फ कागजों पे थी, इसके अलावा 200 करीब सड़कें जिसमें जो है नाम मात्र का काम हुआ, लेकिन उनके नाम पर पूरा पेमेंट लिया गया। इसके अलावा तमाम ऐसी सड़कें बना दी गई जिनकी स्वीकृति ही नहीं थी, यानी जो पास नहीं थी वो सड़कें बना दी गई। और कुल मिलाकर संजय प्रताप जायसवाल खुद विधायक भी जुड़ गए हमारे साथ में, जिन्होंने इस पूरे मामले को खोला है, इसका खुलासा किया है, और हाईकोर्ट में इस वक्त इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं संजय जी बस आपके पास आ रही हूं, आलोक की एक बार बात कंप्लीट हो जाए। आलोक, तो समझने वाली बात है कि जो सड़कें पास नहीं थी, जिनकी स्वीकृति नहीं ली गई थी, उन सड़कों को बना दिया गया और उनके नाम पर पूरा पेमेंट ले लिया गया। तो कुल मिलाकर एक बड़ा मामला है जिसमें मुख्यालय से लेकर जिलों तक के अधिकारी इन्वॉल्व हैं। और मैं बताना ये भी चाहूंगा कि 2000, मैं आती हूं फिर आपके पास। संजय प्रताप जी लगातार बने। संजय प्रताप जी, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी? मैं जरा चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं कि आपको मजबूरन कोर्ट का रुख करना पड़ा। कहां कहां आपने दरख्वास्त की इस पूरे मामले को लेकर, उनके समक्ष पूरी बात रखी, और उसके बाद जब आपकी बात नहीं सुनी गई आपने सीधे कोर्ट का रुख किया? जनहित याचिका मुझे इसलिए दायर करनी पड़ी, मुझे लगा कि जो सरकार की छवि खराब कर रहे अधिकारी, उनको ये महसूस होना चाहिए कि सब कुछ वो अपनी मर्जी से अपने बड़े अधिकारियों को समझा के नियमों के विरुद्ध चीजों को नहीं कर सकते। और इन्हीं कमियों को दर्शाने के लिए हम लोगों ने कोर्ट की मदद ली है, और मुझे पूरा भरोसा है कि कोर्ट इस जनहित याचिका के माध्यम से हमें न्याय देगा। अच्छा, कौन कौन से वो अधिकारी हैं? और दूसरा, क्योंकि ये जानकारी है हमारे पास में कि आपके पास में कुछ ऐसे तथ्य और सबूत है जिनके आधार पर कोर्ट में इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने को आप तैयार हैं, जिनके तहत आप इस पूरे सिंडिकेट को तोड़ना चाहते हैं? जी, इसमें बड़े टेंडर्स में जो रूल वायलेशन है, जो एसपीडी इनकी बनी हुई है, जो नियमावली है, जिसके विपरीत इन्होंने टेंडर्स को अवार्ड किया है ठेकेदारों को, और उनमें जो एसबीडी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो उन्होंने फेक पेपर्स लगाए हैं, उनकी बिना इंक्वायरी के, क्रॉस एग्जामिनेशन के, फ्लोर एग्जामिनेशन के बगैर इनको टेक्निकल बिड में क्वालिफाई कर दिया है। उसके अगेंस्ट हम लोगों ने चीफ सेक्रेटरी को, इवन सीएम साहब के यहाँ, इवन डिप्टी सीएम साहब के यहाँ हम लोगों ने इन चीजों को रखा, लिखित रूप के माध्यम से ईएनसी के कार्यालय में रखा। लेकिन जब मुझे लगा कि अब स्थिति इसके विपरीत है और बिना जनप्रतिनिधियों के पत्रों का संतोषजनक उत्तर दिए इन लोगों ने टेंडर अवार्ड कर दिया, तो मुझे हर हाल में सरकार की छवि बचाने के लिए जो ऐसे दोषी अधिकारी हैं उनका पर्दाफाश करना जरूरी था, और जनहित याचिका का हमने सहारा लिया है। अच्छा, क्योंकि आपने ये पूरी की पूरी जो एक रिपोर्ट थी वो चीफ सेक्रेटरी तक भी पहुंचाई, और क्योंकि सुपीरियर पावर रहते हैं गवर्नमेंट में गवर्नेंस के लिए चीफ सेक्रेटरी, वहां तक भी ये पूरा विषय पहुंच जाता है, और उसके बावजूद भी इस पूरे मामले को लेकर कोई एक्शन नहीं होता, या फिर आपसे कोई बातचीत रही हो कि आपके पास क्या तथ्य हैं, या आप किन आधार पर ये बात करें? जाहिर सी बात है आपने पूरा का पूरा एक रिपोर्ट बनाकर ही भेजा होगा ये पूरा विषय। डेफिनेटली जो हमारे पास टॉप लेवल पे सब्जेक्ट थे उनको हमने इन राइटिंग सबमिट किया। उन लोगों ने हमें कोई क्रॉस में रिस्पांस नहीं दिया कि माननीय विधायक जी आपके द्वारा ये पत्र दिया गया, इसमें ये कमियां नहीं पाई गई हैं या ऐसा कोई कारण है तो हम इस पत्र को निस्तारित करते। बिना उन्होंने कोई हमें जवाब दिए इन्होंने टेंडर मतलब एक जनप्रतिनिधि गवर्नेंस में जो बैठे बड़े अधिकारी जो बिल्कुल सरकार की तमाम नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रयासरत रहते हैं, आपने उन तक अपनी बात पहुंचाई
और वो बगैर किसी जांच पड़ताल के या फिर बगैर आपसे बात किए आपके पत्र पर जवाब ही नहीं देते। मतलब ये तो बहुत बड़ा लापरवाही वाला रवैया हो गया। जी। और इसके अलावा डिप्टी सीएम से आपकी बातचीत रही, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य खुद इस पूरे महकमे को देखते हैं और इस तरह के मामलों को लेकर वो हमेशा से बहुत सख्त रहे हैं, क्योंकि अब इस सरकार के अंदर तो आप लोगों के पास अधिकार है कि आप डायरेक्टली भी उनसे मुलाकात कर इस तरह के विषयों से उनको अवगत करा सकते हैं। वो हमेशा विषय का संज्ञान लेते हैं, लेकिन संज्ञान की स्थिति ये है कि अगर हम कोई विषय उठा रहे हैं और उसका समय सीमा में निस्तारण नहीं होगा और उस व्यक्ति को जिसके अंदर कागजों में कमी है आप उसे टेंडर अवार्ड कर देंगे, तो इट मींस कि रूल वायलेशन के बाद भी जस्टिस कहीं मिला नहीं। जब जस्टिस नहीं मिला तो हमें जस्टिस के लिए कोर्ट में जाना पड़ा। मतलब इसको अगर आसान शब्दों में संजय जी समझा जाए तो जनप्रतिनिधि के पास भी अधिकार तो हैं, लेकिन उन अधिकारों को खोखला कर दिया, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिंडिकेट जो मुख्यमंत्री हैं या उप मुख्यमंत्री हैं उन तक की पूरी जानकारी नहीं पहुंचने दे रहा। काकस बना रखा है। मतलब इन लोगों ने उनको भी घेर लिया है और ये अपने इस पूरे सिंडिकेट में उनको भी उलझा कर रखते हैं ताकि जनप्रतिनिधि तक की बात नहीं पहुंच पाती वहां पर। इसीलिए आपको कोर्ट का रुख करना पड़ा। उसके बाद आपसे कोई बातचीत अभी तक कोई संवाद की आवश्यकता मुझे नहीं है, क्योंकि मेरा रुख स्पष्ट है। मुझे लगता है कि न्यायालय मुझे न्याय देगा और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि मैं इससे सरकार की छवि को बचाने में और अधिकारियों के द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है वो पूरी सरकार के जो बैठे सक्षम मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हें अवगत होना चाहिए। संजय जायसवाल जी, शाम को 4 बजे फिर एक बार मुलाकात होगी और इस पूरे मुद्दे को फिर से हम उठाने की एक बार मजबूती के साथ कोशिश करेंगे। आलोक आप भी जुड़िएगा और अवनीश भी हमारे साथ में रहेंगे। शाम के 4 बजे एक बार फिर से इसी मुद्दे को लेकर हम आपके बीच वापस लौटेंगे, क्योंकि ये विषय बहुत बड़ा है। और देखिए, लगातार भारत चीन विवाद पर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल अपडेट भारत चीन विवाद पर ये कि जो बैठकों का दौर चल रहा था वो अभी फिर से एक बार शुरू हुआ है। पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 19 जून को शाम 5 बजे बैठक होगी। वर्चुअल बैठक में ले सकते हैं बड़ा फैसला। बड़ी खबर इस वक्त की, सरकार ने सेना को दी है खुद छूट। सेना के कमांडर्स को कार्रवाई की खुली छूट दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सेना की टुकड़ियों को आगे बढ़ने को कहा है। भारत चीन विवाद पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 19 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। शाम 5 बजे बैठक होगी और इसी बैठक के दौरान में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, वर्चुअल बैठक में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सरकार ने दी है सेना को खुली छूट। पूर्वी लद्दाख में सोमवार रात गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में भारतीय सेना के कर्नल सहित 20 हमारे सैनिक शहीद हो गए। पिछले 5 दशक से भी ज्यादा समय में सबसे बड़े सैन्य टकराव के कारण क्षेत्र में सीमा पर पहले से जारी गतिरोध और भड़क गया है। सरकारी सूत्र बता रहे हैं कि चीनी पक्ष के भी 43 सैनिक हताहत हुए। पीएम मोदी ने शाम को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी की। इस बैठक में पूर्वी लद्दाख में स्थित जो इस वक्त तमाम तस्वीरें हैं उन समग्र तस्वीरों की समीक्षा की। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं कि सेना के कमांडर्स को कार्रवाई की पूरी छूट दी गई है। सेना की टुकड़ियों को आगे बढ़ाने को भी कहा गया है। भारत चीन विवाद पर बड़ी खबर इस वक्त आपको बड़ा अपडेट फिलहाल दे रहे हैं हम। देखिए, बड़ा अपडेट फिलहाल यही है कि पूरी खुली छूट दे दी। और दूसरी बात यह कि अभी जो लगातार तमाम बयानबाजियों का दौर शुरू हुआ था, राजनीतिक बयानबाजियां, अब इन राजनीतिक बयानबाजियों पर भी फिलहाल फुल स्टॉप लग सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 19 तारीख को शाम 5 बजे बैठक होगी। वर्चुअल बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। 19 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई है बैठक और इस बैठक में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जो अपडेट अभी तक मिल पा रहा है, देखिए, क्योंकि लगातार आपने देखा किस तरीके से अभी हाल ही में खुद राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से कि एक्चुअल स्थिति क्या है, आप वो बताइए। चीन के करीब 40 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। एक अपडेट, चीन को भी काफी नुकसान होने की खबर है। अभी तक जो हमारे सैन्य सूत्र बता रहे हैं, चीन को भी काफी नुकसान होने की खबर है। नुकीले तार और पत्थरों से यह हमला किया गया, क्योंकि देखिए गोलीबारी नहीं हुई, कोई फायरिंग नहीं हुई, लेकिन हाँ, नुकीले तार और पत्थर से हमला हुआ। दोनों तरफ से ही फायरिंग नहीं की गई और उसके बाद इसी हिंसक झड़प में हमने अपने 20 जवान खो दिए। हमारे 20 जवान शहीद हुए इसी झड़प में। हिंसक झड़प में 40 से ज्यादा मारे गए हैं चीन के भी जवान। इस बीच रविवार सोमवार की रात को यह झड़प हुई, जो आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। शांति वार्ता के लिए बातचीत चलती रही, लेकिन कुछ देर के लिए फिर उसको फुल स्टॉप कर दिया गया, क्योंकि इससे पहले
लगातार सैन्य अधिकारी बातचीत कर रहे थे। लंबे समय से देखिए गतिरोध चल रहा है चीन और भारत के बीच में। मई के महीने से लेकर अब तक की अगर बात करते हैं तो कई दफा इस तरह गहमा गहमी का माहौल बना रहा, लेकिन इस तरह की हरकत चीन कर सकता है इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। लेकिन चीन को झटका देने की तैयारी में है इस वक्त भारत। ओमवीर सिंह रिटायर्ड कर्नल हमारे साथ में है। ओमवीर जी स्वागत है आपका। सर आवाज मिल रही है क्या आपको? मैं सुन सर ये जो सेना को खुली छूट है यूं तो पहले से ही दी गई है, लेकिन अब और स्पष्ट किया जा चुका है, टुकड़ियों को आगे बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है। इसको फिलहाल किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए ऐसा है कि जैसा कि आपने बताया, बड़े फैसले लेने का टाइम आ गया है। चीन की हमेशा से आदत रही है धोखेबाजी की। जी 62 में भी इन्होंने हिंदी फिनी भाई भाई किया और हमारी पीठ में छुरा भोंका, और अब भी इन्होंने यही किया। जो शाम को ये कैजुअलिटीज हमारी हुई हैं कल, वो पहले ही एक दिन पहले फैसला हो गया था कि दोनों साइड से फौजें जो हैं 2-2 किलोमीटर पीछे हट जाएंगी, और हमारी एक छोटी टुकड़ी उस पोस्ट के ऊपर ये चेक करने गई थी कि वो हटे हैं कि नहीं हटे हैं, लेकिन वो वहीं थे, वहां से हटे नहीं है। और अब जब इतनी कैजुअलिटीज हो गई हैं, उसके बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया तो गलवान घाटी तो हमारी ही घाटी है, ये हमारा इलाका है, जबकि एलओसी से वो 8 किलोमीटर दूर का इलाका है। और अब हाँ, जैसा कि इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का टाइम आ गया, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप भी तैयार है, और फौज तो हमारी हमेशा से तैयार रहती थी। वो कभी भी हमारे सोल्जर जो है, वो वर्ल्ड में मैं कहूंगा कि सब जितनी भी आर्मी है, कोई आर्मी रिच हो सकती है, हमसे रिसोर्सेज में ज्यादा हो सकती है, चाइना के पास भी हमारे से ज्यादा वेपन्स हो सकते हैं, अमेरिका के पास भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे से बढ़िया सोल्जर किसी के पास नहीं है। बिल्कुल। इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन व्हिच मैटर्स। हौसले से फर्क पड़ता है, मशीनों से नहीं। वियतनाम की वार में देखा होगा अमेरिका के कैसे घुटने टिकवा दिए छोटे से देश ने, वियतनाम ने। इसी तरह से जो जवान हैं वो मैटर करते हैं, ना कि वेपनरी मैटर करती है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ एक थोड़ी सी कमी रह गई। चाइना जो है पिछले 40 साल से पूरे बॉर्डर्स के ऊपर में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा था जी। और जब वो अपने इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा था तो इंडिया ने कुछ नहीं कहा उसको, क्योंकि अपने इलाके में कर रहा था। अब क्योंकि पिछले कुछ 8-10 साल से हम लोगों ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू कर दिया है, इससे चाइना को बहुत तकलीफ होनी शुरू हो गई है। अब आप ये भी देखेंगे, जहां पर ये अभी जो वहां से एक रोड गई हुई है, दरबुक शायुक रोड बनाई है हमने, ये 255 किलोमीटर लंबी रोड है, और इससे क्या हुआ है कि दौलतबंद जो एयर स्ट्रिप बनाई थी, उसके लिए हमारा रास्ता जो है वो कम से कम 2 दिन से रिड्यूस होकर 6 घंटे का हो गया है। अब ये जो प्रॉब्लम हुई है वैली में, गालवान वैली में, ये है इसी रोड के परपेंडिकुलर एक नदी बहती है, गालवान रिवर कहते हैं जिसको, और वो जब हमने रोड बनानी शुरू करी तब इनको लगा कि ये तो अब बिल्कुल एलओसी तक आ जाएंगे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। इसलिए अब चाइना को तकलीफ शुरू हो गई है और इसका करारा जवाब दिया जाएगा। अच्छा, क्योंकि सर जानकारी ये है कि 19 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई है प्रधानमंत्री मोदी ने, और खबर ये भी है कि एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अगर बड़े फैसले की बात करते हैं तो फिलहाल सरकार का बड़ा फैसला क्या हो सकता है, क्योंकि आप इस पूरी स्थिति को देख रहे हैं, क्या कुछ हालात बने हुए हैं, और अब तक जो हमारी ओर से प्रयास किए गए हैं वो भी आप देख रहे हैं। उन तमाम प्रयासों के मद्देनजर और हालातों के मद्देनजर सरकार क्या बड़ा फैसला ले सकती है? देखिए, बड़े फैसले हर मोर्चे पर लड़ाई की जाती है। फैसला जो होगा वो कंप्लीट बाइकआउट का भी हो सकता है चाइनीज गुड्स का, जैसे कि अभी भी सुनने में आ रहा है कि आरआरटीएस जो मेरठ का कॉन्ट्रैक्ट है कई हजार करोड़ का है, वो कैंसिल कर दिया जाएगा। चाइनीज की जितनी भी इकोनॉमी है उसको डाउन करने की कोशिश की जाएगी। उसके पश्चात जो है डिप्लोमेसी भी की जाएगी, और आर्मी भी तैयार है। जहां जहां हमारा मौका होगा हम बढ़ेंगे, जहां पर अटैक करना होगा अटैक करेंगे, जहां पर इलाका कई जगह मार्क नहीं है और जहां पर वो कमजोर होंगे हम बढ़ेंगे। और ये तो कोई कह नहीं सकता ये कहां तक पहुंचेगी बात,
और मुझे पक्का यकीन है कि वो चीन जो है वो ये सिर्फ भपकी दिखा रहा है, गीदड़ भपकी दिखा रहा है। थोड़े ही दिनों में वो अपना 2-4 दिन में जब हमारा रंग देखेगा, अब वो 62 वाला इंडिया नहीं है, किसी भी मामले में 62 वाला इंडिया नहीं है। चीन को सबक सिखाया जाएगा और बड़ा फैसला मैंने जैसे ही बताया यही होता है, पॉलिटिकल भी होगा और इसमें डिप्लोमेटिक भी होगा चारों और तरफ से मार देंगे। मिलिट्री फैसला भी होगा। बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। देखिए बिल्कुल चारों तरफ से मार दी जाएगी और अभी तमाम स्ट्रेटेजीज तैयार हो रही हैं। उन्हीं स्ट्रेटेजीज के तहत चीन को झुकाने के प्रयास किए जाएंगे। 40 से ज्यादा जवान चीन के भी मारे गए, लेकिन दुखद अनुभव भी ये है हमारा कि हमने अपने जवानों को भी खोया, लेकिन सुखद ये कि हमने उनके जो जवान थे उनको मार गिराया और मुंह तोड़ जवाब हमने भी दिया है। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।